वेलकम एवरीबॉडी, आई एम कामना फ्रॉम हिंदी आयाम। आज की इस वीडियो में हम जायसी जी द्वारा रचित कविता 12 मासा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, जो कि आपके सीबीएसई सेकंड टर्म में निश्चय ही बहुत प्रभावी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको अगहन और पूस मास के बारे में बताया था, तो उसी में से अगहन मास के बारे में प्रश्न है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है क्योंकि अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। आपको बताया भी गया था कि अगहन मास हमारे कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना होता है और नागमती के लिए यह परिवर्तन बड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रातें नहीं कट पाती और रात में रह रहकर उसे अपने प्रियतम रत्नसेन की याद आती है। वो घर में अकेली होती है, तो ऐसी स्थिति में वियोग उसे चरम सीमा तक ले जाता है, अर्थात वह विरह अग्नि में जलती रहती है। उसकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे दीपक की बाती पूरी रात जलती रहती है। नागमती बिल्कुल ठीक वैसे ही विरह अग्नि में जल रही है और अगहन मास की ठंड जमाने वाली होती है। नागमती के हृदय को तो यह ठंड कपकपा रही है। वो सोचती है कि यदि उसके पति उसके साथ होते तो वह इस ठंड को भी झेल जाती, लेकिन उनकी अनुपस्थिति इसके बल को दोगुना किए जा रही है और यही सोच सोचकर नागमती व्याकुल हो जाती है। ना स्त्रियां पति की अनुपस्थिति में बनाव श्रृंगार करने में लगी रहती हैं, परंतु नागमती के लिए यह बनाव श्रृंगार भी बड़ा कष्टप्रद लगता है, क्योंकि रतन सेन परदेश को गए हैं और वो किसके लिए बनाव श्रृंगार करें। लोग शीत की मार से बचने के लिए जगह जगह पर आग जलाकर बैठते हैं, लेकिन नागमती को तो विरह रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है और नागमती के लिए अगहन मास भी कुछ राहत नहीं देता, क्योंकि बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, परंतु उसकी विरहाग्नि अंदर ही अंदर रहकर उसे जला ही देती है। अगला प्रश्न है, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये प्रश्न हमारा पूस मास से लिया गया है और इसमें है कि नागमती का पति परदेश गया हुआ है और पति की अनुपस्थिति उसे भयंकर लगती है और वह पति के वियोग में निरंतर जल रही है और एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न विरह को उसने बाज रूप में चित्रित किया है, अर्थात उसे ऐसे लगता है कि जैसे सचान की तरह, बाज की तरह यह विरह उसे खा जाएगा। जिस तरीके से बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है, उसी प्रकार विरह रूपी जो बाज है वो भी नागमती को जीवित ही नोच नोच कर खा रहा है। उसे लगता है कि जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए उस पर नजर गड़ाए बैठा है और उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता है, अर्थात उसे रत्नसेन की याद आने लगती है और जब तक यह बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अर्थात इसका भाव है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है और विरहाग्नि उसकी इतनी उग्र होती जा रही है कि इसका विपरीत असर प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वह उसे लील रहा है, खा रहा है, अंदर ही अंदर नष्ट किए जा रहा है और वह चाहकर भी स्वयं को सांत्वना नहीं दे पा रही है और बस इस अग्नि में अकेले ही जल रही है। अगला प्रश्न है, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है? जो मैंने दूसरी वीडियो आप लोगों को सेंड करी है उसमें माघ और फागुन महीने का जिक्र किया गया है। तो माघ महीने में जो नागमती जी हैं उनको क्या परेशानियां होती हैं उसका वर्णन किया गया है कि जो माघ का महीना है उसमें पाला पड़ने लगता है और ठंड अपने विकराल रूप में हो जाती है, चारों ओर कोहरा छाने लगता है और विरहिणी यानी नागमती के लिए यह स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती है, अर्थात विरह मृत्यु के समान हो जाता है। और पति की अनुपस्थिति अगर इसी तरीके से रही तो माघ की ये जो ठंड है, नागमती को लगता है कि ये अपने साथ उसे लेकर ही जाएगी। और ये जो महीना है उसके मन में काम की भावना को जागृत करता है और वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। और इस बीच में जो वर्षा होती है वो उसकी व्याकुलता को और भी बढ़ा देती है। वर्षा में भीगी हुई नागमती को जो उसके गीले वस्त्र हैं और आभूषण हैं, वो तीर के समान चुभते हैं और उसे बनाव श्रृंगार कुछ नहीं भाता। और प्रियतम के विरह में तड़पते हुए वो सूखकर कांटा होती जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वह विरह में इस प्रकार जल रही है कि उसका जो शरीर है वो राख के समान शीघ्र ही उड़ जाएगा। अगला प्रश्न है फागुन मास से। इस प्रश्न में है कि वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांखे किस मास में गिरते हैं और इससे विरहिणी का क्या संबंध है, अर्थात इन दोनों का नागमती से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हमारे सामने है कि फागुन मास के समय, क्योंकि मार्च का महीना फागुन का होता है और होली आने वाली होती है, तो उस समय क्या होता है कि वृक्षों से जो पत्तियां और वनों से ढांखे गिरते हैं और विरहिणी के लिए ये बड़ा ही दुख देने वाला है, क्योंकि चारों ओर जो गिरती हुई पत्तियां हैं उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्तियां टूट रही हैं, ऐसे ही उसके मन की आशा भी उसे टूटती हुई दिखाई देती है। और हर एक गिरता हुआ पत्ता उसे लगता है कि उसके मन में जो आशा विद्यमान है उसे धूमिल कर देगा, नष्ट कर देगा। और उसे लगता है कि क्या पता उसके प्रियतम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। और पत्तों का जो पीला रंग है वो उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है कि जैसे पत्ते पीले हो गए हैं, उसी तरीके से उसका शरीर भी नित्य प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा है। और जैसे अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर पत्तों का रंग पीला हो जाता है, वैसे ही प्रियतम के विरह में जब वो जल रही है तो उसका रंग भी पीला पड़ता जा रहा है। तो फागुन का जो महीना है उसके दुख को शांत करने के बजाय उसके दुख को और बढ़ा रहा है, उसे पीड़ा दे रहा है। और क्योंकि फागुन के समाप्त होते ही वृक्षों में नई नई कौपले आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं और उनमें सब कुछ आने लग जाता है, लेकिन नागमती के जीवन में पता नहीं सुख का कब आगमन होगा। तो वो इस चीज को स्वयं से संबोधित करते हुए कहती है कि ये कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, पता नहीं मेरे साथ राजा रत्नसेन का मिलन कब होगा और कब मेरे जीवन में सुख के फूल खिलेंगे। अगला प्रश्न है, आपको 4 पंक्तियां दी गई हैं और इन चारों पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। जैसे पहली पंक्ति है, पियसो कहेहु संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धनी बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआ हम लाग। दूसरा है, रक्त ढरा मासु गिरा, हाड़ बये सब संख, धिन सारस हुई ररि मुई, आए समेटहु पंख। अगली पंक्ति है, तुमहु बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भाढोल, तेही पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। और चौथी पंक्ति है, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारग होई परो, कंत धरे जहां पाए। ये चारों आपके जो भी चारों काव्यांश हैं उनके दोहे हैं। तो इनके अर्थ देख लेते हैं। वीडियो में भी इनके अर्थों को समझाया गया है, एक बार पुनः इनके अर्थ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसे पहला है कि जो नागमती है वो भंवरे और कौवे के माध्यम से अपने प्रियतम के पास संदेशा पहुंचाती है और कहती है कि तुम मेरे विरह का हाल शीघ्र ही जाकर राजा रत्नसेन को बताओ और बताओ कि प्रियतम के विरह में जो नागमती है वो कितने दुख भोग रही है और इसका पता उन्हें अवश्य लगना चाहिए। तो वह उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि हे कौवे, हे भौरे, तुम दोनों वहां से चले जाओ और मेरे प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी जो पत्नी नागमती है वो विरह रूपी अग्नि में जल रही है और जलते हुए मर गई है। और उसकी अग्नि से जो धुआं उठा हुआ है, जो काले रंग का धुआं है, उसने हमारा रंग भी काला कर दिया है, अर्थात हम प्रकृति से काले नहीं हुए हैं, उसकी विरह अग्नि में जलकर उसकी विरह अग्नि के धुएं के कारण ही हमारा रंग काला हो गया है। जो दूसरी पंक्ति थी
कि जो नागमती है वो अपने प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि जब से मैं तुमसे अलग हुई हूँ मेरी दशा बहुत खराब हो गई है और तुम्हारे वियोग में मैं इतना रोई हूँ कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। जो मेरा रक्त है वो सारा आंसू बनकर बहने लगा है। मेरी हड्डियां शंख जैसी हो गई हैं। और आगे कहती हैं कि तुम्हारा नाम लेते लेते जैसे सारसों का एक जोड़ा होता है, जो मादा सारस होती है वो रोती रहती है और तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु भी समीप है और तुम शीघ्र आकर मेरे पंखों को समेट दो। तीसरी जो पंक्ति का अर्थ है कि नागमती कहती है, हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में सूखती जा रही हूँ और तिनके के जैसे हो गई हूँ, अर्थात बहुत कमजोर हो गई हूँ और इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा जो शरीर है वो वृक्ष के पत्तों के समान हिलने लगा है। अर्थात जैसे जो वृक्ष के पत्ते हैं हवा के झोंकों से हिलने लगते हैं, उसी प्रकार मैं भी कमजोर होकर हिलने लगी हूँ और ये विरहाग्नि मुझे राख बनाने के लिए तुली हुई है और मुझे लगता है कि ये मुझे राख बनाकर छोड़ेगी और मेरे तन की राख को भी अंत में उड़ा देगी। चौथी पंक्ति के अर्थ में नागमती जो है अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैं स्वयं के तन को इस विरहाग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे तो जीवित रहते हुए मैं अपने प्रियतम को नहीं पा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी विरहाग्नि में स्वयं के शरीर को भस्म कर दूंगी तो जो मेरा शरीर है वो राख बन जाएगा। और जो ये पवन है वो पवन को कहती है कि हे पवन, तुम मेरे शरीर की इस राख को उड़ा लो और इसे मेरे प्रियतम के रास्ते में बिखेर दो। और इस प्रकार जो रास्ते में चलते हुए मेरे प्रियतम हैं, उनका पांव अवश्य ही मेरे ऊपर पड़ जाएगा और मैं अंतिम समय में भी राख के रूप में भी उनके स्पर्श को पा जाऊंगी। तो इस प्रकार इस पूरी वीडियो में हमने जो भी 12 मासा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनका संग्रह कर दिया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपका प्रश्न है इनके बारे में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे आशा है कि चारों काव्यांशों की व्याख्या और उनके प्रश्नोत्तर सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि विद्यापति के पदों से संकलित की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।